नमस्कार श्रोताओं, बनारस खास तौर से अपने काम काज के लिए जो हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग है और खास तौर से जो बनारसी साड़ियों का जो काम है, उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने, और वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हैं? और लॉकडाउन का एक लंबा दौर चल पड़ा, तो काफी कुछ जो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, बुनकर हैं, तो उनकी क्या स्थिति है इस दौरान? अब लॉकडाउन के समय में स्वाभाविक सी बात है कि जब पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जी एक तरह से बंद हो गई और ठप हो गई, तो ये पूरे दुनिया का एक वैश्विक महामारी जी जिसको हम लोग कहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे भारत भूमि भी प्रभावित हुई जी और उससे बनारस भी प्रभावित हुआ। और इसलिए हमने पूछा कि आपका तो गांव-गांव तक आपका संपर्क है और आपके इससे जुड़े हुए जो स्वयंसेवी हैं, समूह हैं, तो गांव में जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, महिलाएं हैं, खास तौर से जो काफी कुछ काम करती थी, इस तरह के जो हस्तशिल्प हैं, खिलौने वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कामकाज में तो काफी कुछ मार्केटिंग को लेकर के एक रुकावट सी होगी वर्तमान में। देखिए, 2-3 स्तर पे दिक्कतें हुई। एक तो लॉकडाउन बंद हुआ तो उस समय जो कारीगर, जो शिल्पी अपने घरों में थे, वह कुछ समय तक काम कर पाए जब तक उनके पास में रॉ मटेरियल रहा जी। लेकिन बनारस में ज्यादातर चाहे लकड़ी का खिलौना हो, पत्थर हो, कसेरा लोगों का मेटल क्राफ्ट हो, गुलाबी मीनाकारी का काम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, जरी जरदोजी का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, साड़ी वीविंग के लिए दरी है, कारपेट है जी। तो ये सारी की सारी चीजें, वॉल हैंगिंग है, तो ग्लास बीड्स का काम महिलाएं करती हैं जी। तो ये सारे देहात के भी इलाकों में और शहरी जो मलिन बस्तियां हैं, जो शहरी शिल्प इलाके हैं, वहाँ होता रहा। तो कुछ समय तक तो जो रॉ मटेरियल जब तक उनके पास था जी, उन लोगों ने काम किया, लेकिन बाजार बंद होने से रॉ मटेरियल फिर बाद में मिलना नहीं शुरू हुआ, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। दूसरे, ये ज्यादातर काम करने वाले लोग जो है वो ऑर्डर पे काम करते हैं, जॉब वर्क करते हैं जी, क्योंकि इनके पास अपनी न पूंजी, इनके पास हुनर है। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर है, व्यापारी है, निर्यातक है जी, वो इनको ऑर्डर देते हैं। और एक चूंकि वैश्विक स्थिति आ गई, इसलिए बहुत से जो ऑनलाइन कारोबार थे या जो निर्यात का काम था, वो भी असर पड़ा उस पर काफी हद तक। रुका, निर्यात तो खैर पूरा का पूरा ही रुका अभी। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आई लोगों की। और उसी में बीच में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी जहान भी जी, तो जान भी जहान भी क्या आशय उनका यही था कि स्थिति एक समय तक जब नियंत्रण में, और खासतौर से वाराणसी में तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो गई थी जी, लेकिन वो बात अलग है कि बीच में इस तरह के दूसरे राज्यों में ऐसी विकट स्थिति पैदा किया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि जो कुशल श्रमिक तमाम वहां गए थे। और हम तो प्रवासी शब्द उनके लिए प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे ही देश के अपने बीच के लोग हैं, प्रवासी तो कैसे प्रवासी हो सकता है? प्रवासी तो है ही नहीं है। बिल्कुल, ये सारे लोग इस भूभाग के अपने हैं। हर देशवासी का पूरे देश के हर हिस्से पर बराबर हक है। देश है जी जी। लेकिन अब दुर्भाग्य से उनको वहाँ पे आना पड़ा। अब सरकार ने जब अनलॉक की स्थिति कर दिया लोगों के मांग पे जी, ये लोगों की मांग थी कि हम कब तक घरों में बैठेंगे, कब तक हमारे पास काम नहीं है, सारी चीजें नहीं है जी जी। और ये भारत कोई ऐसा विकसित देश तो है नहीं कि जहाँ पे कि करोड़ों लोगों ने साल 2 साल का सब कुछ अपने पास ऐसे व्यवस्था रखी हो कि कामकाज बंद हो तो भी उनका चले। नहीं, वो है नहीं ना जी जी। और यहाँ वैसे भी देखिए, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि जिन्होंने इतने समय तक इतनी बड़ी आबादी को जी जी और निःशुल्क राशन का वितरण करवाया है। निःशुल्क इन्होंने ईंधन का, एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया है जी जी जी। लोगों को उनके खाते में सीधे मुद्राओं को भेजा है तमाम योजनाओं में जी जी, चाहे वो जनधन का हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला हो। और इसी दरमियान एक वो तमाम जो राहत के उपाय आर्थिक दृष्टि से किए गए, बहुत ही तथ्यपरक, तो उसमें ही एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चला। तो उस अभियान से यहाँ के जो कुटीर उद्योग है, हस्तशिल्प है, आप चूंकि एक शासन और कारीगरों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, बहुत ही नाम और सम्मान है आपका इस क्षेत्र में, तो इन योजनाओं का किस तरह से सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये वास्तव में है क्या और किस तरह से फायदा होने जा रहा है इससे? इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पे स्थानीय जिला प्रशासन ने भी जी, जो शिल्पी समुदाय है, यहाँ पे बुनकर समुदाय है, उनको भी एक तो राशन इन लोगों ने उपलब्ध कराया और उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था करा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने जब अनलॉक 1 खोला और 20 लाख करोड़ का एक पैकेज
जी, आत्मनिर्भर भारत के नाम से दिया जी, तो ये हजारों साल की जो सांस्कृतिक विरासत है इस देश की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस भूभाग को सोने की चिड़िया के रूप में लोग जानते हैं। बिल्कुल। अब उस भूभाग को फिर से पुनर्जीवित करने की, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए ये एक अब चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्कुल, कि नए सिरे से चीजों को हम किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। हाँ, और सरकार ने उसमें MSME के अंतर्गत, जिसमें कि ये हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कुटीर उद्योग है, जितने घरेलू उद्योग हैं, जितनी सारी चीजें हैं, MSME के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया 3 लाख करोड़। जी, जी। फिर वस्त्र मंत्रालय के लिए अलग से प्रावधान किया गया। जी, जी। और वस्त्र मंत्रालय में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आते हैं। तो विकास का जो पहिया रुका हुआ, अब उसको गति देने के लिए सरकार ने इसमें एक बूस्टर डोज दिया। जी, जी। एक जान डाली इसमें कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को रॉ मटेरियल खरीदना हो, जी, जी। शुरुआत में काम करना हो, किसी ट्रेडर का ऑर्डर पूरा करना हो, तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। जी। इसके लिए सरकार ने बुनकर से लेके निर्यातक तक के लिए दरवाजा खोला। जी, जी, जी। और बिना गारंटी के ऋण सुलभ करने की व्यवस्था, बहुत कम ब्याज पे, और वो भी वो ऋण जिसकी गारंटी सरकार खुद ले रही है। जी, जी। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत में भारत सरकार उस ऋण की गारंटी भी ले रही है। और किसी को न जमीन का कागज रखना है, न घर का कागज रखना है, न पूंजी के बारे में बताना है। जी, जी। और उसके पास में बैंक का खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। वो व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में लगा, चाहे रेशम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, जी, जी। लकड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मेटल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ऊल या दरी कारपेट बनाने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए। जी, जी। तो सरकार ने ये इतना बड़ा एक तरीका, दूसरा सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज को और जोड़ा जी, कि हम जिन चीजों पे बाहर से आश्रित थे, जी, हम आयात करते थे रॉ मटेरियल को, हम आयात को रोकेंगे जी, और हम आयात की चीजों को अपने यहाँ पे तैयार करेंगे। जैसे हम उदाहरण आपको दें कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब हम मिट्टी के जो बर्तन बनते, गोरखपुर टेराकोटा का भी GI पंजीकरण हुआ है। हाँ, हाँ, जो हजारों साल की एक विधा है। जी, जी। अब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से लेके पीने के पानी तक के जितने बर्तन हैं, क्योंकि बीच का एक ऐसा भी कालखंड रहा है जबकि चाइना से जी, जी, भी मूर्तियां आई है, चाइना से बर्तन भी आए हैं। जी, जी, जी। और वो हम ही से कच्चा माल लेते थे। और ऐसे में आत्मनिर्भर जो अभियान की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आज के संदर्भ में। एकदम वही हो जाता है। और ये दीनदयाल जी की पूरी परिकल्पना रही है, स्वदेशी पूरी की पूरी एकात्म मानवतावाद का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में यही है कि जो गांव है वो एक इकाई है। जी। जो समाज के निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, हाँ, हाँ, उस इकाई में वो एक पिलर है। तो प्रधानमंत्री जी ने वही किया कि जो नीचे भी बैठे हुए लोग हैं, जैसे इसमें आत्मनिर्भर भारत में मान लीजिए कि आपके पास में अब जैसे ये आम का समय है, जी, जी, और अचार बनाना है, तो किसी को आम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मसाला के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल वही मैं पूछने वाला भी था कि एक आम व्यक्ति, किसान, कारीगर या जो हस्तशिल्पी है, वो इतने लाखों करोड़ की इन योजनाओं को किस तरह से उसका लाभ प्राप्त कर सकता है, ये जो तबका है? हम आपको बताएं कि ये इतना आसान है कि एक तो गांव-गांव के स्तर पे स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है। जी। नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है स्वयं सहायता समूहों के गठन में। दूसरा सरकार का एक प्रोग्राम है NRLM, जी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये 2 योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पे एक तो स्वयं सहायता समूहों के गठन हो रहे हैं। दूसरा MSME डिपार्टमेंट से जी उद्योग आधार पंजीकरण निःशुल्क होता है। जी, 1 रुपया भी नहीं लगता है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर किसी भी उत्पादन के काम में लगा है तो वो अपने को वहाँ पे सामान्य उद्योग आधार में ऑनलाइन पंजीकरण, जी, अपना बैंक का पासबुक और पैन कार्ड के आधार पे करा सकता है। जी, तो वो भारत सरकार के उद्योग आधार में वो पंजीकृत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो पंजीकृत MSME का एंटरप्रेन्योर हो गया। जी, जी, जी। अब उसी के आधार पे, शिल्पी पहचान पत्र के आधार पे, बुनकर पहचान पत्र के आधार पे जो स्थानीय बैंक हैं वो बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। जी, जी।
तो चाहे गांव का किसान हो, वो अपने किसान वाली योजना से लोन ले सकता है, मछली पालन करने वाला मछली पालन की योजना से ले सकता है, डेयरी वाला डेयरी की योजना से ले सकता है, और शिल्पी और बुनकर अपनी योजनाओं से ले सकता है, और गारंटी भारत सरकार दे रही है। बिल्कुल। तो ये जान लें कि आप तो चूंकि फील्ड में जुड़े हुए हैं, कई आप बिल्कुल सीधे सीधे इन तबकों से जुड़े हैं, तो किस तरह से लोग लाभ ले रहे हैं इसका? ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी बड़ी तादाद में। मैं बताऊं आपको कि अभी हम लोगों ने जी स्वयं सहायता समूहों को, जिनको कभी 20,000 ऋण मिला था, कभी 25,000 मिला था, अभी उनको 50,000 से 1 लाख तक वो ले रहे हैं। जी जी, क्या ये खेती का समय है, वो ले रहे हैं। दूसरे जो शिल्पी कभी भी ऋण नहीं लिए थे, उनका कहना है अब हमको कच्चे माल के लिए तो 85,000 रुपया चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो 50,000 रुपया वो उसी लिए आवेदन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी बुनकरों की तरह शिल्पियों को भी ऋण में जी जी 10,000 रुपए की छूट का प्रावधान आ गया है। पहले ये लाभ सिर्फ बुनकरों को मिलता था। जी। अभी भारत सरकार ने बोला कि नहीं, शिल्पी भी क्रेडिट गारंटी योजना में कवर होंगे। हाँ हाँ। और स्पेशल इंटरेस्ट का लाभ उनको मिलेगा। दूसरे, ऋण की सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऋण को वापस करने का 4 वर्ष का समय है। तो तमाम समूह के लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, मतलब यहाँ तक कि चूड़ी बेचने वाली, माला बनाने वाली, जी, ब्यूटी पार्लर के दुकान चलाने वाली भी महिलाएं अपने कारोबार को रन कराने के लिए बैंकों तक पहुंच रही हैं। जी। और चूंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए उनको बहुत समस्या नहीं। नाबार्ड की एक परियोजना है ई शक्ति। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि आपके भी जो संगठन है वो भी लोगों को डिजिटली सशक्त बनाने के काम में गांव-गांव तक आप लगे हुए हैं। मैं बताऊं आपको कि नाबार्ड की एक स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह में ई शक्ति। सारे के सारे 1500 समूह जी डिजिटल पोर्टल पे ऑनलाइन है। अब जब पोर्टल पे ऑनलाइन है जी, तो बैंक को उसका डॉक्यूमेंट देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, वो भरोसा अपने आप बना हुआ है, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज है और लॉजिस्टिक जो है वो कंप्लीट है। जी जी। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि इस कोरोना के संक्रमण काल में जी, जहाँ पे लोग महाजनों के दरवाजे पे गए पैसे के लिए, 500 रुपया जनधन के खाते को बैंक से निकालने के लिए गए, हमारे यहाँ समूह की महिलाएं जी न ही महाजन के दरवाजे पे गई, न ही बैंक में धन निकालने के लिए गई। उनका कहना था कि हमारे स्वयं सहायता समूह में कहीं पे 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, कहीं 3 लाख है, कहीं 4 लाख है। जी जी। तो उन्होंने गांव की गरीब औरतों की मदद भी किया इस समय में। तो असली में जो शब्द है स्वयं सहायता समूह, वो नाबार्ड का ये नॉन सब्सिडी वाला समूह है। जी जी। तो जिसमें सब्सिडी की वो बात महिलाएं नहीं करती हैं। तो स्वावलंबन की पूरी जो मतलब एक तरह से जो अभी आज की तारीख में आत्मनिर्भर भारत के साथ में जो लिंक हो रहा है, हाँ हाँ, वो अपने उत्पाद को बनाना है और भारत के अंदर बहुत बड़ा बाजार है। जी जी। उसी के साथ हमको लिंक करना है। फिर आने वाले समय में जी निर्यातकों के माध्यम से, हाँ हाँ, और हम उसको फिर निर्यात करने की प्रक्रिया में फिर जुड़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये जो योजनाएं हैं, ये इस दौर में भी जब तमाम जो स्वयं सहायता समूह हैं और जो लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का और उनसे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो प्रक्रिया सकारात्मक रूप से, सशक्त रूप से जारी है। आप ये जो वर्ग है, बुनकर, हस्तशिल्पी या किसान और मत्स्य पालन वगैरह से जो जुड़े हुए लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, उनको एक प्रेरणा देने के लिए, सकारात्मकता अपने अंदर बनाए रखने के लिए क्या कहेंगे आप कि किस तरह से आने वाले दिनों में समय और भी अच्छा बेहतर होगा? संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जो विशेष करके जो युवा वर्ग है, शिल्पियों में, बुनकरों में, किसान में, महिलाओं में जी, मत्स्य पालन में, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, कुटीर उद्योग से जुड़े लोग हैं, मैं युवा वर्ग से खास तौर पे अपील कर रहा हूं जी कि ये आने वाला समय उनका है। आने वाला समय समृद्ध भारत का है। आने वाला समय सशक्त भारत का है। हम स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से जी जी, हम इस बार फिर से विजयी होकर सब लोग निकलेंगे। और यह जो भारत एक बार फिर से विकसित होगा जी जी, यह भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा, फिर से गुरुओं का देश होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसी आपके पॉजिटिव नोट के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत
जी, आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण बात की। इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को जरूर प्रेरणा मिलेगी, खासतौर से वो वर्ग जो इन कामों में लगा है और एक तरह से निराशा का माहौल था, वहाँ उम्मीद की किरण जगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी और विविध भारती आप लोग का भी कि आप लोग इतना प्रयास करके और भारत सरकार के तमाम चीजों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से। जी जी, तो हमारी ढेर सारी शुभेच्छा आकाशवाणी को भी है। जी जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।